Hello guys, today we are going to continue the chapter reproduction. How do organism reproduce? लास्ट क्लास में जैसा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और असेक्सुअल के अंदर भी टाइप ऑफ असेक्सुअल थे। कौन कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे उसके अंदर देखो, एक फ्यूजन था, एक आपका बडिंग था, एक आपका फ्रेगमेंटेशन था और एक आपका रीजनरेशन, जिसके अंदर कोई लॉस्ट पार्ट डेवलप हो जाता है, रीजनरेशन आता है, और एक आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उन्हीं से जब पूरा पौधा बन जाता है तो वो क्या माना जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 5 असेक्सुअल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के हमने टाइप पढ़े थे। अब इसके बाद एक और है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन भी एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच large number of spores are produced in a blob like structure called sporangium। समझो कि it is a type of asexual reproduction in which large number of spore formation, type of asexual reproduction in which large numbers of spores are produced in a blob like structure called sporangium। एक एग्जाम्पल है इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट, ये होता है किसका, ब्रेड माउल्ड्स। जिसे हम राइजोपस कहते हैं। एक तरह सा ये फंगस होता है और सबसे बड़ी बात है कि ये इसके स्पोर्स हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ भी मान लो कोई फूड जिसको कहीं पे भी मिल जाएगा इस राइजोपस को, वहीं पर ये ग्रो कर जाएगा। सबसे बड़ी कंडीशन है कि इसको जहाँ भी फूड मिलेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा। कैसे ग्रो करता है कि जैसे मान लो ये अगर मान लो फूड सरफेस है तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लांट से हमें कुछ दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके से प्लांट से दिखना शुरू होते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई इस तरह से होते हैं। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, जैसे मान लो ये पूरा मैच्योर हो गया तो यहाँ से क्या होगा, फट जाएगा और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स बने हुए थे वो सारे के सारे बिखर बिखर के बाहर आ जाएंगे। बाकी सीधे सीधे का क्या होंगे, उसके अंदर मैच्योर होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे। तो ये जो निकल रहे हैं इसे हम कहते हैं स्पोर्स। और ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर कह रखा है इसे कहते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये कैद होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। और जिसके ऊपर ये लगा हुआ है ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम, हाइफे। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ध्यान रखना इसका। कई बार ये भी पूछाता है कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है इसका। और जहाँ पर ये जो रूट सी निकलती हुई दिखाई दे रही है इसे कहते हैं रिजॉइड्स। ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, रिजॉइड्स। ये जो फिलामेंट है इसे हाइफे कहते हैं। ऊपर ब्लॉब लाइक बल्ब सा लगा हुआ है इसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और इससे जो बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम भी आपको आना चाहिए और हर किसी के नाम भी पता होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए डायग्राम। एक और चीज़ देखो इसके अंदर कि इनको एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है इसकी, कि भाई आप समझो कि स्पोरेंजियम को ये सबसे बड़ी एडवांटेज है स्पोर्स को कि इनके ऊपर एक कवरिंग होती है,
टफ कवरिंग होती है, इनके स्पोर्स के ऊपर ना एक टफ कवरिंग होती है। तो ये टफ कवरिंग इस स्पोर्स को बचा के रखेगी जब तक उसको कोई क्या नाम है सुइटेबल या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाएंगी। ना हाई टेम्परेचर पर ख़त्म होगी है, ना लो पर ख़त्म होगी, ये एज इट इज पड़ी रहेगी। आप समझो, एक मान लो इस कमरे के अंदर बहुत लो टेम्परेचर कर दें हम, 0 डिग्री से भी माइनस कर दें हम, समझ रहे हो, और फिर एकदम कर दें मान लो 40-50 डिग्री सेल्सियस, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर कर दें 32, तब भी यहाँ पर ये स्पोर्स न तो हाई टेम्परेचर ख़त्म हुए होंगे ना बिल्कुल लो टेम्परेचर। अगर यहाँ पर ब्रेड माउल्ड रख दी ना आपने, ब्रेड माउल्ड्स, तो वो 2 दिन बाद उसके अंदर ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर पौधे से उगे आएंगे। आपने देखा होगा ना जब लंच लेके जाते हो और 2 दिन तक मान लो सैटरडे फ्राइडे को लंच लेके गए और मंडे को जब लेके जाते हो तो लंच तो ऑफिशियल उसी में रखा होता है। कितनी बढ़िया बढ़िया किसके अंदर फिगर सी दिखाई देती है, ब्रेड माउल्ड ब्रेड के अंदर दिखाए ना। तो वो क्या होता है ऊपर, यही ब्रेड माउल्ड्स होता है, यही राइजोपस होता है, यही फंगस होता है जो उग आता है ऊपर उसके ऊपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, इसकी सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37, तो 30 से लेकर के 40 के बीच में या 25 से लेकर के 40 के बीच में ये बड़ा जल्दी क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, फट से ग्रो कर जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका था क्या नाम है स्पोर्स फॉर्मेशन। अब एक और बात देखो, हमने कुछ वो बताया था तुम्हें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेज बताया था मेरे ख्याल में, एडवांटेज। तो एडवांटेज में वैसे मैंने बता दिया था पहले थोड़ा सा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेज क्या होती हैं कि जिन प्लांट्स के सीड्स नहीं बनते उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू आ सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज हेल्पफुल टू दोज प्लांट विच हैज लॉस्ट द टू प्रोड्यूसिंग सीड्स। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि इट रिक्वायर लेसर मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर होता है तो इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा क्या हो सकता है, वी गेट द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, जहाँ से हम चाहते हैं वैसे ही प्लांट या वैसे ही फ्रूट, जेनेटिकली सिमिलर मतलब प्रोडक्ट या फ्रूट उसी तरह का फ्रूट या मिल जाता है जहाँ से हम जिसकी स्टेम्स लेके आए। अगला क्या हो सकता है, इट गिव राइज अर्लियर फ्रूट एंड फ्लावर, जल्दी मैच्योर हो जाता है, जल्दी फ्लावर फ्रूट्स वगैरह इससे मिलना हमें शुरू हो जाएंगे। किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाए गए पौधे के थ्रू। समझ रहे हो, जैसे मैंगो वाला एग्जांपल दिया था ना, 4-5 साल लगते हैं, 6 साल कभी 10 साल भी लग जाते हैं मैंगो के ट्री को पूरी तरह से मैच्योर होने में, लेकिन ग्राफ्टिंग के थ्रू अगले साल आ जाएंगे मैंगो उसके अंदर। बिल्कुल, तो ये और ये बता दूं मैं, ज़्यादातर जितने भी वहाँ पर इस कश्मीर के अंदर जो या हिमाचल के अंदर सेब होते हैं या जितने भी फ्रूट्स वगैरह की खेती होती है ना, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ग्राफ्टिंग के थ्रू होती है, बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग होती है वहाँ पर। कि जैसे एक अच्छा प्लांट की बहुत बढ़िया प्लांट है, उस प्लांट की मान लो स्टेम को तोड़ेंगे और दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ में ग्राफ्टिंग कर देंगे, देखो कितना जल्दी मैच्योर होकर के वो जल्दी जल्दी फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर। समझ रहे हो, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डिसएडवांटेज क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वेरिएशन नहीं होती इसके अंदर, तो सर्वाइवल एडवांटेज क्या होती है, काफ़ी कम होती है। मतलब कि बहुत जल्दी इसकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती नहीं है, सीड्स बनते नहीं है, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्लांट्स आ जाता है, प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता है, क्लाइमेट को सहन नहीं कर पाता।
ठीक है। तो इस तरह से कई सारे इसके वेरिएशन मतलब डिसएडवांटेज हो सकती हैं, लेकिन इसी डिसएडवांटेज के बाद एक दूसरे टाइप का भी क्या आता है, रिप्रोडक्शन आता है, और उस रिप्रोडक्शन का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के अंदर ही देखा जाता है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि दैट रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स में कौन कौन से होंगे, एक फादर और एक मदर, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। अब एक बात देखो, हमने सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बताया था कि किसी भी सेल के अंदर जितने भी मान लो जेनेटिक मटेरियल हैं, क्रोमोसोम है मान के चलो, उसी की सेम कॉपी बनेगी। और जितने अगर इसमें 12 है तो इसमें भी क्या होंगे, 12 होंगे। एग्जिस्टिंग कॉपी से ही जब दूसरी कॉपी बनेगी तो उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने इस वाले में हैं, समझ रहे हो। इसमें 12 है तो इससे भी क्या बनेंगे, 12 बनेंगे। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर से तो कितने सेल कंबाइन होंगे, 2 जगह से सेल आएंगे ना, एक कहाँ से, मेल से मदर से, और एक किससे आएगा, फीमेल से आएगा। तो जब एग्जिस्टिंग कॉपी से जब नया सेल बनता है तो उतने ही क्रोमोसोम लेके आ रहा है जितने पिछले वाले थे। यहाँ पे तो 2 सेल मिलकर के एक सिंगल सेल बनेगा। आप क्या देखोगे, फिर तो डबल हो जाने चाहिए। अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर इसके अंदर 46 हो गए, इसके अंदर 46 हो गए, तो फिर तो डबलिंग हो जाएगी नए सेल के अंदर। ऐसे तो सारा पूरा वर्ड ही क्रोमोसोम से ही भर जाएगा, डीएनए से ही भर जाएगा, कहीं कुछ जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि डबलिंग होते जाएगी और डीएनए देखा जाएगा सब जगह। तो इस समस्या का समाधान कहाँ मिलता है, इस समस्या का समाधान मिलता है कि हर किसी प्लांट ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एक स्पेसिफिक ऑर्गेन्स पार्ट होता है। उस स्पेसिफिक ऑर्गेन पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। क्या कहेंगे उसे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, हर किसी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, बताओ। नो 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 ना। रिप्रोडक्टिव प्लांट के अंदर जो होता है उसे कहते हैं हम फ्लावर, ठीक है। हमने अलग अलग पार्ट नहीं पूछे ना, क्या कहेंगे, फ्लावर, क्योंकि वो एक ही के अंदर होते हैं दोनों पार्ट, ठीक है। फीमेल में, मेल में और फीमेल में अलग अलग 2 हो गए। लेकिन 2 मेल के अंदर फीमेल के अंदर दोनों होते हैं, फ्लावर होता भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर हो गया। आपको पता है फ्लावर भी 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, दैट फ्लावर विच कंटेन आइदर द मेल जर्म सेल और फीमेल। या तो जो फ्लावर होगा उसके अंदर पोलन ग्रेन ही होगा, या फिर क्या होगा, स्टिग्मा होगा, ओवरी होगा। या तो मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब बताओ ह्यूमन बीइंग क्या यूनिसेक्सुअल में आएगा, आता है या बाइसेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल में आता है, क्योंकि या तो मेल जेमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है 1, या फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल। लेकिन फ्लावर के अंदर दोनों आते हैं, कौन कौन से, यूनि भी और बाइसेक्सुअल। अब यूनि में कौन कौन से आते हैं यूनिसेक्सुअल में, आपने पपाया का प्लांट देखा है,
उसमें जो फ्लावर होते हैं उसमें एक ही आएगा, या तो मेल गैमेट्स होगा या वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, बिटर गार्ड हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे आपके यूनिसेक्सुअल माने जाते हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें दोनों होंगे, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? कौन कौन से आएंगे? जैसे मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, ठीक है, लोटस हो गया। इसमें कौन से होते हैं? आपके दोनों ही पार्ट होते हैं, तो ये माना जाएगा आपका बाइसेक्सुअल प्लांट्स। चमेली, टोल्ड टू चंपा, चंपा सैड टू चमेली, डोंट यू सैड, डोंट यू थिंक दैट द फिगर इज अ स्क्वायर। तो ये वो वाली चमेली है, ये जास्मीन कहते हैं, जास्मीन। चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया ये। अब हम फ्लावर के पार्ट करते हैं। लेट बी स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। डायग्राम आपको आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं घटिया सा डायग्राम बनाने की, बढ़िया सा तुम बना लेना भी। जिस मर्जी का डायग्राम समझ लो। लोटस में तो ये होता है नहीं। अब ध्यान दो, आप इससे बढ़िया बना लेना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बना दिया है, सिंपल सा। ठीक है, जो मैंने बुकलेट में दे रखा है सिंपल सा वो बना सकते हो, बहुत सिंपल है, वो बना लोगे बुकलेट वाला। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले इसके थ्रू समझो क्या है। इसमें होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं क्या? स्टेमन। इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलन ग्रेन जिसे एंथर कहते हैं, मैं एंथर लिख देता हूँ। एंथर को हम क्या कहते हैं? जिसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन। एक होता है स्टाइल, सॉरी फिलामेंट, हाँ फिलामेंट, स्टाइल तो उसमें होता है, भी स्टाइल तो एक ही चीज़ मारते हैं। फीमेल सर फिलामेंट तो उसमें होता है ना, बल्ब में। हाँ, उसको जलना ही होता है पूरी ज़िंदगी भर, स्टाइल तो कौन। फिलामेंट। ठीक है, तो आपके जैसे ये देखो, ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है, और ये आपका क्या बन गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो बीच में सोलन पार्ट दिखा रखा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को नाम देते हैं हम कारपेट, 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 स्टील। मेरे चैनल तो मेल है, पिस्टिल। इधर तो कारपेट ही है। और कारपेट थोड़ा सा
हमें कार पे लिए कारपेट, ठीक है, पिस्टिल और कारपेट। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला स्टिकी पार्ट है, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टिकी पार्ट, इसे कहते हैं हम स्टिग्मा। और ये जो बीच में स्टाइल सा बना हुआ है ना, ऐसे लहराते हुए ऐसे बनता है ये स्टाइल में, हाँ स्टाइलिश। तो ये फीमेल के अंदर ही होती है ऐसी क्वालिटी। तो किसके अंदर होता है ये जो दिखा रखा है ये वाला। और ये कौन सा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, ओवरी, ठीक है भाई। ये देखो फिलामेंट मेल के अंदर होता है, जो बल्ब के अंदर भी होता है। इसका काम क्या होता है, हमेशा, लेकिन स्टाइल नहीं जलता कभी। सबसे बड़ी बात है, हर किसी के फायदे। देखो ये जो है ना, ये वाला रेड, इसे क्या कहते हैं हम, पेटल्स। ये क्या होगी, सेपल्स। और यहाँ पर ये होल्ड होता है पूरा प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल्स। ये पूरा गट्ठा सा होता है ऐसे पूरा का पूरा, जहाँ पर पूरा का पूरा प्लांट क्या करता है, पूरा फ्लावर ही होल्ड करके रखते हैं उसे। आपने देखा होगा ना, जैसे इस तरीके का होता है, जैसे ऐसे फ्लावर के नीचे ऐसे देखा है ना, ये जो नीचे होता है तो उसे हम रिसेप्टेकल कहते हैं। और नीचे से ये जो पत्तियां जाती हैं, ये वाली ये आपका क्या बनती है, ग्रीन ग्रीन टाइप की वो होती है, क्या नाम है उसे, कहते हैं सेपल्स, ठीक है ना। नीचे से देखा होगा ना, फ्लावर को ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, वो होता है आपकी सेपल्स। और जो कलर्ड वाला पार्ट होता है वो होता है पेटल्स। अब देखो सबके अपना इम्पोर्टेंस है, ध्यान दो, बातें नहीं भी, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे अब ये कहोगे कि कलर में ही क्यों होती है ये, भाई कलर क्या होता है कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इसमें फ्रेगमेंट होती है, मतलब एक सेंट होती है एक तरह से, ठीक है, फ्रेगरेंस होती है। और वो फ्रेगरेंस किसी लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी फ्लावर्स होते हैं ज़्यादातर ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़्यादा क्या नाम है, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन तो तभी होगा जब किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है या किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, वो ये फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं। दूर भी, बहुत दूर क्या नाम है, कोई मधुमक्खी होगी ना, उसकी खुशबू से वो फ्लावर के पास बैठ जाएगी, पूरे प्लांट पे क्यों नहीं बैठेगी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से खुशबू आ रही है उसे, समझ रहे हो। और उसके बाद फिर भी बैठने के बाद क्या एडवांटेज मिलेगा इंसेक्ट को, बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके ऊपर जो स्टिग्मा है ना, यहाँ पर एक सुगरी सब्सटेंस होता है, मीठा मीठा सा सब्सटेंस होता है। उस मीठे मीठे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या करेगी, मधुमक्खी आएगी, कोई कीड़ा आएगा, कुछ भी आएगा, उस नेक्टर को सक करेगा, नेक्टर को सक करके चला जाएगा। तो फिर भाई प्लांट को क्या, फ्लावर को क्या फ़ायदा हो गया, फ्लावर को फ़ायदा क्या होगा, जब वो बैठेगा तो साथ में पॉलन ग्रेन भी चिपक जाएंगे उसके साथ में। और चिपके हुए पॉलन ग्रेन जब दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वहाँ पर स्टिग्मा पे छोड़ देगा, वो वहाँ से जाएगा तीसरी स्टिग्मा पे छोड़ देगा, एक से चिपकाएगा दूसरे के ऊपर छोड़ देगा, तो हो गया ना क्रॉस पॉलिनेशन, समझ रहे हो। तो जहाँ जहाँ पर आपने देखा होगा, ये कई बार हमने 9th में ही पढ़ा था, जिसे कहते हैं बी कीपिंग, एपीकल्चर। तो जहाँ पर इस तरह की खेती होती है फ्लावर वाले, वहाँ पर एपीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने तीनों के पार्ट पढ़ लिए। अब देखो, रिसेप्टेकल क्या करता है, पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखेगा। सेपल्स क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड करेगा। पेटल्स क्या करेंगी, ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, उसके लिए क्या नाम है, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है ना। स्टिग्मा क्या करेगा कि इट कंटेन द सुगरी सब्सटेंस दैट हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड कैरी द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को कैरी करेगा वो, ठीक है। ये सारे पार्ट थे फ्लावर के, आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दो, अब आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
फर्टिलाइजेशन से पहले ध्यान दें, पॉलिनेशन शायद मैंने बताया था, ध्यान है। पॉलिनेशन क्या होता है? क्या होता है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, दो तरह का होता है, एक कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। उसी प्लांट के सेम फ्लावर पर गिर जाए स्टिग्मा पोलन ग्रेन, या डिफरेंट फ्लावर पे गिर रहा है तो उसी प्लांट का होना चाहिए। कैसे कि जैसे अगर मान लो यहाँ से कोई प्लांट है, ये वाला, ऐसे कई सारे प्लांट फ्लावर जा रहे, एक यहाँ फ्लावर, एक यहाँ फ्लावर, एक यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर। तो अगर बाई चांस इसका पोलन गिरे, यहाँ से गिर रहा है मान लो ये, तो अगर या तो इसी के ऊपर गिर जाए या फिर इससे दूसरे प्लांट पे गिर जाए, दूसरे फ्लावर पे गिर जाए, तो ये सब सेल्फ पॉलिनेशन वाली प्रोसेस मानी जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगी कि अगर दूसरा इसी एक ही स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बबूल के पेड़ पर नीम का स्टिग्मा गिरा दो या वो गिरा दो। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर दूसरे प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरता है, ये वाला ट्रांसफरिंग होती है, तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है, जिसमें वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो व्हाट हैपन आफ्टर द पॉलिनेशन। मैं एक यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम बनाता हूँ दोबारा। कुछ कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक पोलन ग्रेन, यहाँ एक पोलन ग्रेन। तो अब होगा क्या, ध्यान दो। आफ्टर द पॉलिनेशन, समझो अब इसको, फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप कैसे करो। आफ्टर द पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन थ्रू द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है ना, ये क्या होती है आपकी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ना। आफ्टर द पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन थ्रू द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओवरी। किसके अंदर एंटर करेगा? ओवरी के अंदर। थ्रू अ स्मॉल गैप, यहाँ पर जो गैप होता है ना ओवरी के अंदर, इसको भी एक गैप का नाम है, माइक्रोपाइल कहते हैं इस गैप को, माइक्रोपाइल। थ्रू अ गैप इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंटर इनटू द ओवरी, ओवरी के अंदर एंटर करेगा ये। जब ये ओवरी के अंदर एंटर करेगा तो इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा? एक ओवा मिलेगा, और ये क्या हो गया आपका? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। दिस पोलन ग्रेन कंबाइंड विद द ओवा, पोलन ग्रेन कंबाइंड विद द ओवा और गेट फर्टिलाइज, फर्टिलाइज हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के अंदर एक सबसे पहला सेल बनेगा ओवा प्लस पोलन ग्रेन। क्या बन जाएगा इससे? फ्यूजन ऑफ द ओवा विद द पोलन ग्रेन टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना? जाइगोट प्रोड्यूस करना। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे उसे? फर्टिलाइज। फ्यूजन ऑफ द ओवा सेल विद द पोलन ग्रेन
टू प्रोड्यूस जायगोट सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जैसे मैंने एक पीछे जो छोड़ा था आपको टॉपिक कि जैसे एक सेल से दूसरा जब सेल बनता है तो क्रोमोसोम क्या हो जाने चाहिए, डबल हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे भी तो दो सेल मिल रहे हैं आपके, एक फीमेल से आया और एक मेल से आया, फिर तो इस जायगोट के अंदर कितने सेल होने चाहिए, कितने क्रोमोसोम, कितने जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए, डबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितने भी एनिमल्स या प्लांट होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर जो जर्म सेल बनते हैं, उस जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या एग्जैक्टली हाफ हो जाती है। कोई भी हो, चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो। अगर इसके पूरे सेल में किसी और सेल में 12 क्रोमोसोम हैं तो इस ओवा में कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इसीलिए कहा जाता है उसे, जिससे कि जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स का आधे कर दे वो। जितने भी जेमेट्स होते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, समझ रहे हो। और जब हाफ मेल से आए हाफ फीमेल से आए तो जब ये जायगोट बनेगा तो वहाँ पर कंप्लीट क्रोमोसोम होंगे जितने ओरिजिनल सेल के अंदर होंगे, किसी और के अंदर होंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में बनने वाले सेल जिसे हम जर्म सेल कहते हैं, जिसे हम जेमेट्स कहते हैं, उसमें एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और पता है ये 9th में आपने 2 प्रोसेस पढ़ी थी सेल डिवीजन की, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। ये जो जर्म सेल बनते हैं ना, ये कौन सी सेल कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, ये मियोसिस से बनते हैं। और जब ये जो सोमेटिक सेल, ये जो जायगोट बनेगा, उसके बाद नया सेल बनता जाएगा, वो आपका माइटोसिस प्रोसेस होगी। इससे और सारे सेल बनेंगे, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के ऊपर एक टफ कोटिंग आ जाएगी, कवरिंग आएगी, ओव्यूल मतलब जायगोट या ओव्यूल बन गया, ओव्यूल के ऊपर टफ कोटिंग आएगी, कवरिंग विद अ टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू सीड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सीड में। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और बाकी का क्या होगा भाई, ये जो ओवरी है ना, ये क्या बन जाएगी, ये फ्रूट बन जाएगी, ठीक है ना। और बाकी सेपल्स, पेटल्स या जो भी सारे थे सब क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, और सिर्फ क्या बना रहेगा आपका फ्रूट और उसके अंदर सीड, ठीक है। उस सीड के अंदर ही क्या होता है, फ्यूचर प्लांट, क्योंकि सीड कंटेन द फूड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स। 2 तरह के सीड होते हैं, पता है आपको, मोनोकोट और डाइकोट। डाइकोट का मतलब जो पल्स नहीं होती जिसके 2 परतें बन जाती हैं, भाई पल्स को बीच में से काट के 2 अलग अलग बन गई ना, तो वो डाइकोट हो गए। क्या इस तरह की कोटिंग तुम पल्स की तरह क्या वीट की कर सकते हो, क्या राइस की कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो वो मोनोकोट ही होता है। वो क्या होता है, मोनोकोट। तो जब पल्स को उगाएंगे तो 2 लीव्स निकलेंगी ऊपर, मतलब ऐसे इस तरीके से, मान लो ऐसे फूड है, मान लो इसके अंदर इस तरीके से, ऐसे एक इधर हो गया एक इधर हो गया। तो जब हम इस पल्स को उगाएंगे तो ऊपर जा कर के एक ऐसे आएगा और एक नीचे आएगा, या ग्राम को उगा लो, ग्राम जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं हम कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स का मतलब क्या होता है, लीव्स। ये लीव्स हैं इसकी जिसमें फूड भरा हुआ है। नए प्लांट को उगाने के लिए सबसे पहले फूड यहीं से यूटिलाइज होता है। और ऊपर जो हल्का सा जैसे जर्मिनेटेड ग्राम देखे ना तुमने, उगे हुए चने या दाल जो देखी हैं, तो जो चने के ऊपर जो जाता है इसे कहते हैं हम, क्या नाम है, प्ल्यूम्यूल। और जब प्ल्यूम्यूल होता है यही क्या बनता है, फ्यूचर शूट, इसे कहते हैं फ्यूचर शूट। और जो नीचे की तरफ जो आता है प्लांट, उसके क्या नाम है वो, चने वगैरह या जो भी होता है, इसे कहते हैं रेडिकल। और रेडिकल जब बाद में जाके क्या बनती है,
इसे हम कहते हैं रूट्स, यानी इसे कहते हैं फ्यूचर रूट। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट का जर्मिनेशन भी होता है। ऊपर वाले पार्ट में जो जर्मिनेशन होता है, जो हल्की सी बर्ड्स निकलती है, ऊपर वाली बर्ड्स को हम फ्यूचर फ्ल्यूमिल कहते हैं और नीचे वाली बर्ड्स को हम रेडिकल कहते हैं। तो ये तो आपका समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद प्लांट का आपका ख़त्म हो जाता है ये पार्ट पूरा। यही था प्लांट के फर्टिलाइजेशन के अंदर। विद डायग्राम आपको आना चाहिए, ध्यान रखना, डायग्राम भी आना चाहिए और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आनी चाहिए आपको। इसके बाद आपका ह्यूमन बींग्स आ जाता है। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि हर किसी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी, दोनों ही यूनिसेक्सुअल माने जाते हैं क्योंकि एक ही तरह का जर्म सेल प्रोड्यूस होता है। और वो जर्म सेल जो एक ही तरफ का प्रोड्यूस होगा उसे हम मेल वाले को कहते हैं स्पर्म सेल और फीमेल वाले को कहते हैं कौन सा, ओवा सेल। मेल वाले को स्पर्म सेल और फीमेल वाले को ओवा सेल। अब एक बात देखो, अगर हमें किसी प्लांट को मान लो बीज से उगाया, बीज डाला और ग्रो कर गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या उसके उगते ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी? क्या उसके उगते ही उसके अंदर फ्रूट लगना शुरू हो जाएंगे? नहीं लगेंगे। उसका भी मैच्योर हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तब जा कर के उसके अंदर फ्लावरिंग शुरू होगी। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी प्लांट के अंदर जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्या ट्रिगर करेंगे, फ्रूट या फ्लावर के लिए। बिना हार्मोन्स रिलीज हुए ना फ्रूट हो सकते हैं ना फ्लावर हो सकते हैं। अब यही थ्योरी हम ह्यूमन बीइंग पे लगाते हैं। तो क्या बाई बर्थ या थोड़ा सा बड़ा होने से किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या एक्टिव हो जाते हैं? क्या दे बिगिन टू प्रोड्यूस देयर जर्म सेल? क्या स्पर्म सेल शुरू से बन सकता है? क्या ओवा शुरू से रिलीज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिस तरह से फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर एज निकाली गई है कि भाई इस एज पर ये फ्लावरिंग शुरू करेगा, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी मेल और फीमेल की एक पर्टिकुलर एज दी गई है कि उस एज पर ये मैच्योरिटी शुरू हो जाएगी। उस एज पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने जो जर्म सेल है, अपने जो जेमेट्स हैं, स्पर्म सेल है, ओवा सेल है, ये रिलीज करना शुरू कर देगा। तो जिस एज पर ये ओवा सेल रिलीज होता है या स्पर्म सेल रिलीज होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उस एज को एक नाम देते हैं, इसके में क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। उस एज को कहते हैं हम प्यूबर्टी। जनरली क्या होता है, फीमेल के अंदर ये जो प्यूबर्टी एज है ये 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। और मेल के अंदर ये जो प्यूबर्टी एज आती है ये 12 to 14 ईयर्स या 13 ईयर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये मेल की प्यूबर्टी एज है और ये फीमेल की प्यूबर्टी है। अब इस प्यूबर्टी का मतलब क्या है? इस प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि इस एज पर आते ही ह्यूमन बीइंग के अंदर एक रिमार्केबल चेंजिंग आती है। क्यों? क्योंकि इस एज पर एक अलग तरह का बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होता है। वही हार्मोन उस बॉडी को मैच्योर लेवल की तरफ लेके जाता है। जैसे ही कोई मेल 12 ईयर से क्रॉस करेगा उसके अंदर रिमार्केबल चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। उसकी बॉडी के अपीयरेंस क्या हो जाएगी, एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगी। 2 तरह के करैक्टर डेवलप होते हैं जनरली जब भी प्यूबर्टी एज आती है।
एक प्राइमरी कैरेक्टर्स कहते हैं, एक सेकेंडरी कैरेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर के अंदर आपके कौन से आते हैं कि जैसे ये वाली एज आती है जो मेल और फीमेल में कई बार सेम होती है, जो चेंजिंग होती है वो सेम होती है। कौन कौन सी हो सकती है भाई? जो साउंड्स बिकम द क्रैकिंग साउंड हो जाती है, हैवी साउंड हो जाती है आपकी, स्किन ऑयली हो जाती है आपकी, ठीक है। मेल वो मतलब क्या नाम है, ये फीमेल और मेल के अंदर सेम है। अगर हम डिफरेंट देखा जाए तो ग्रोइंग ऑफ द और भी है, जैसे मेल और फीमेल, ग्रोइंग ऑफ द हेयर और सर्टेन जेनेटिकल पार्ट या आर्म पिट एरिया ऑफ द मेल एंड फीमेल, वो भी इसके अंदर ही आता है। और आप ये भी कह सकते हो कि जैसे अगर हम डिफरेंट कैरेक्टर देखें तो मान लो क्या नाम है, मेल के अंदर ग्रोइंग ऑफ द हेयर ऑन देयर फेस, जिसे मॉइस्टेक कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फीमेल चेस्ट साइज बढ़ जाता है और आपका क्या नाम है, और भी साउंड क्रैकिंग होना शुरू हो जाता है, वो तो उसके अंदर ही आ जाता है सारे के सारे। तो इस तरह से ये तो हमारे कौन से कैरेक्टर हो गए, जो विजिबल कैरेक्टर हो गए इस तरह से। लेकिन इनविजिबल कैरेक्टर में कि इस एज पर मेल बिगिन टू प्रोड्यूस द स्पर्म सेल और फीमेल बिगिन टू प्रोड्यूस द ओवा सेल। मेल के अंदर स्पर्म सेल बनना शुरू हो जाते हैं और फीमेल के अंदर ओवा सेल बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? ओवा सेल जैसे मैंने बताया था आपका क्या होता है, बिल्कुल राउंड में होता है, नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं करेगा, समझ रहे हो, जिसके अंदर फूड होता है। और स्पर्म सेल क्या होता है आपका, बिल्कुल धागे की तरह होता है और उसके अंदर क्या होगा, फूड वगैरह बना रहेगा और वही क्या जाता है फिर आगे की तरफ करके उसके साथ में फ्यूजन होता है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये शायद हमने उसमें भी थोड़ा सा पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल विद ओवा सेल टू प्रोड्यूस द जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई आपसे। अब जिस समय पर ये क्या नाम है, ओवा सेल रिलीज होता है, फर्स्ट टाइम पर जब ओवा सेल रिलीज होता है फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम पर, उस एज को हम कहते हैं मिनार्क एज। और इस एज पर एक साइकिल शुरू होता है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर हम का देखें कि रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल, रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल, इसकी लिमिटेशन होती है 12 ईयर्स टू मैक्सिमम 50 ईयर्स तक, 12 से लेकर के 50 तक। उसके बाद न ओवा रिलीज होगा न कुछ और रिलीज होगा उसके, मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव जो एज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब पहली बार रिलीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनार्क। और जब लास्ट टाइम रिलीज होने के बाद बंद हो जाता है ओवा रिलीज होना, जिसमें आपका ये साइकिल भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसे कहते हैं हम क्या, मीनोपॉज। लेकिन मेल के अंदर ये एज 12-14 से लेकर के आपकी लाइफ टाइम तक रहती है, यानी रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म सेल इज नॉट लिमिटेड बाय अ पर्टिकुलर एज। समझ रहे हो? तो ये तो आपका क्या नाम है, एक ओवरव्यू हो गया। ध्यान रखना मैंने उसमें बुकलेट के अंदर सेम फीचर्स और डिफरेंट फीचर्स डाल रखे हैं, तो एक बार उन पॉइंट्स को जरूर आप क्या नाम है रीडअप कर लेना बाद में। अब मेल के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान रखना। जो डायग्राम आपको बनाना है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप एनसीईआरटी का ना हो करके आप जो उसमें दे रखा है बुकलेट के अंदर वो बना लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। बुकलेट के अंदर बहुत आसान सा दे रखा है, ठीक है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की बात करें तो जितने भी पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर, उन सभी का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। क्या क्या है? पहला, एक टेस्टिस, देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं। दूसरा स्क्रोटम, तीसरा वैस डेफरेंस, चौथा प्रोस्टेट्स एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। पांचवा पेनिस। ये 5 पार्ट होते हैं किसके? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के। ठीक है, अब पांचों के फंक्शन पता होना चाहिए आपको, हर किसी का अपना अलग अलग। अब देखो, जैसे मान लो ये मैं एक सिंपल से टेस्टिस का डायग्राम बना देता हूँ। अब ध्यान दो, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? 2 फंक्शन होते हैं, ड्यूअल फंक्शन कहते हैं इसे हम। मेरे ख्याल में ये हमने उसमें ही पढ़ा था, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। नहीं, उसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। 2 फंक्शन होते हैं ड्यूअल फंक्शन। कौन कौन से? रिलीजिंग ऑफ हार्मोन और रिलीजिंग ऑफ स्पर्म सेल। हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और दूसरा जेमेट्स कौन सा है? स्पर्म सेल। अब बता दो भाई, टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वो सिर्फ किसके थ्रू होते हैं? इसी टेस्टोस्टेरोन के। जब किसी के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फुली मेल कैरेक्टर्स आते हैं उसके अंदर। अब जो आपका हल्का फुल्का जो क्या नाम हम कहते हैं बायस हो गया, जो भी हो गया, तो उसके अंदर इन्हीं हार्मोन्स का ही चक्कर होता है। कई बार कहते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा कि किसी ने अपना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी डेवलप जो होते हैं वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन के थ्रू ही होते हैं। ये तो आपका इसकी बात की हो गई। अब ध्यान दो आगे एक और चीज़, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है, पाउच की तरह। ये मसल्स होती है, पाउच लाइक मसल्स। इस मसल्स को क्या कहते हैं हम? स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द पाउच लाइक मसल्स दैट होल्ड द टेस्टिस, दैट होल्ड द टेस्टिस। समझ रहे हो? अब इसका फंक्शन क्या है अभी देखो, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स होता है ना वो बॉडी के बाहर होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है वो बॉडी के अंदर होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म सेल बनते हैं, और स्पर्म सेल प्रोडक्शन के लिए कम से कम 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का टेम्परेचर हमेशा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर ही होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या बनाने होते हैं उसको? स्पर्म सेल। तो स्क्रोटम का काम यही है, इट प्रोवाइड द ऑप्टिमम टेम्परेचर विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल। समझ रहे हो? तो अगर आपको स्क्रोटम का फंक्शन आ जाए तो आपको यही लिखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर ये भी कहा जाए कि बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है, तब भी आपको यही लिखना, इट रिक्वायर्ड
लोअर टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल देन द बॉडी टेम्परेचर। 2 और 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए, इस वजह से बॉडी के बाहर होता है। तो आपको समझ में आ गया, टेस्टिस का भी फंक्शन समझ में आ गया और स्क्रोटम का भी फंक्शन समझ में आ गया। वैस डिफरेंस, भाई वैस डिफरेंस यहाँ पर एक एपिडिडाइमिस से एक वो होता है जो एक बैग होता है एपिडिडाइमिस टाइप का, बहुत हल्का सा, वो टेम्परेरी स्पर्म सेल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है टेम्परेरी। तो यहाँ से थ्रेड लाइक ये ट्यूब निकलती है, और ये थ्रेड लाइक जो ट्यूब है ये क्या कहते हैं हम इसको, स्पर्म कैरिंग ट्यूब। और इसी स्पर्म कैरिंग ट्यूब को कहते हैं वैस डिफरेंस। इट कैरी द स्पर्म सेल फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस। ठीक है, जब ये टेस्टिस से इससे स्पर्म सेल लेके जाती है तो यहाँ पर उसे 2 तरह की ग्लैंड्स मिलती हैं उसे। उस ग्लैंड्स का नाम क्या है आपका, एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होती है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स दोनों का फंक्शन करीब करीब सेम है। क्या करती हैं दोनों, क्योंकि स्पर्म सेल को इजैकुएट करने के लिए हर समय पर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो जो आपका यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड क्या करेगा कि स्पर्म सेल को नरिश करेगा, स्पर्म सेल को नरिश करेगा और स्पर्म सेल को इजी मूवमेंट के लिए पाथ भी प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स एक्सक्रीट अ फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नेसेसिट या नीड फॉर प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द, किसके नरिशमेंट के लिए, स्पर्म सेल, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द इजी मीडियम या इजी मूवमेंट फॉर द स्पर्म सेल। आसानी से उसमें मूव भी कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं मिलता उसके, और वो आसानी से वहाँ पर क्या ले सकता है, न्यूट्रिएंट भी ले सकता है। ये किसका फंक्शन होता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड्स का और सेमिनल वेसिकल। और पेनिस इज अ स्मॉल अपर्चर होल दैट प्रोवाइड अ पाथ फॉर द इजैक्यूएशन ऑफ द स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को इजैक्यूएट करता है फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से आपके सभी पार्ट के आपके फंक्शन याद होने चाहिए, समझ रहे हो। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का आपका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर बता दिया है। डायग्राम आपको उसमें से बुकलेट वाला बना लेना, एनसीईआरटी का नहीं बना सको तो, लेकिन मैं बता दूँ इसका बहुत ही कम आता है।